कल की क्लास में हमने जो है छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था, प्राचीन पार्ट, उसमें हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया था कि छत्तीसगढ़ का नामकरण किस काल में क्या क्या था। वो पार्ट हमने देख लिया है। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो पाषाण युग रहा है उसमें छत्तीसगढ़ में पाषाण युग से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। इससे हाल ही में जो है जितने भी एग्जाम हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। इसके बाद हम कवर करेंगे, जैसे ही पाषाण युग वाला कंप्लीट होगा उसके बाद हम कवर करेंगे कि लौह युग के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, और उसके बाद हम रामायण काल, महाभारत काल, ये वाला पार्ट देखेंगे जिसमें मोर ध्वज की कथा, ये वाला जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाषाण युग। पाषाण युग से समझ ही सीधा आता है कि पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। यानी ऐसा युग जिसमें इंसान पत्थरों का प्रयोग करता था। यानी पत्थरों का प्रयोग इस तरीके से जैसे शिकार करने के लिए या कुछ कृषि करने के लिए पत्थरों से बने उपकरण का प्रयोग करते थे। तो जो पत्थर से बने उपकरण थे, पहले आप देखे होंगे पत्थर से बने उपकरण ज्यादा नुकीले नहीं होते थे, लेकिन समय के अनुसार वो जो उपकरण है वो नुकीले होते गए जिससे शिकार आसानी से हो सका। तो यहाँ पर जो पत्थरों से बने उपकरण के आधार पर जैसे जैसे वो उपकरण अपग्रेड होते गए, इसके आधार पर जो पाषाण युग है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है उत्तर पाषाण काल, और फिर है नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर महापाषाण काल भी आता है। तो पूरा पाषाण काल का जो काल बोल सकते हैं वो है 2 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। देखिए, हर जो इतिहासकार रहा है, पुरातत्व वाले रहे हैं, सब ने अपने हिसाब से इसके काल को वर्गीकृत किया है कि इतने से इतना होगा। तो यहां पर हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। तो एवरेज ये है कि पूरा पाषाण काल 2 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। और उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है वो दोनों मिलाकर 4,000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम ये है डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पूरा पाषाण युग रहा है, पूरा पाषाण युग में छत्तीसगढ़ में किस किस तरीके के प्रमाण मिले हैं हमको पूरा पाषाण काल के। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल जो रहा है। देखिए, जो निम्न पूरा पाषाण काल रहा है उसमें मुख्य रूप से ऐसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं जो कि सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट से मिलकर बने होते हैं। यानी ऐसे पत्थर के उपकरण हैं जिसको बनाने के लिए सैंडस्टोन या क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के उपकरण कौन कौन से थे? हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी। ठीक है, हस्तकुठार। और फिर है बटिकास्म। बटिकास्म क्या होता है? पत्थरों के गोले से बने हुए उपकरण, या बोल सकते हैं पत्थरों से बने हुए उपकरण। तो यहाँ पर हस्तकुठार हमको कहाँ कहाँ मिला है? पंडरिया के निकट हाप नदी के तट पर। यानी पंडरिया के आसपास के क्षेत्र में जो हाप नदी का जो प्रवाह है उसके आसपास जो हमको मिला है हस्तकुठार मिला है। और बटिकास्म कहाँ मिला है? बटिकास्म हमको मिला है शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान पर। तो बटिकास्म हमको मिला है जो बने हुए बर्तन है पत्थर के गोले से, जो निम्न पूरा पाषाण काल के हैं, वो हमको मिला है शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान से। तो ये है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ है कि जब सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट के साथ साथ अब सिलिका को भी मिलाया जाने लगा। यानी सिलिका युक्त उपकरण जो है वो बनने लगे मध्य पूरा पाषाण काल में। तो मध्य पूरा पाषाण काल के हमको कहां कहां इसके उपकरण हमको प्राप्त हुए वो देखते हैं। शिवनाथ नदी के तल पर, यानी जो शिवनाथ नदी है उस शिवनाथ नदी का प्रवाह जिस जिस क्षेत्र में वहां वहां हमको मिला है मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण। तो इसकी खोज की थी 1970 में कीर्ति व्यास जी ने। ठीक है, कीर्ति व्यास जी ने 1970 में मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण शिवनाथ नदी के तट पर पाए हैं। इसके अलावा जो है बलौदा बाजार में भी मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, जिसकी खोज श्री विष्णु सिंह जी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा मनियारी नदी के तट पर कुएं की खुदाई में भी जो है अश्मीभूत हड्डियां मिली है। अश्मीभूत हड्डियां यानी वो हड्डियां एकदम पत्थर के जैसी हो गई है, और उन हड्डियों से जो है वो बर्तन बनाए गए थे। ठीक है, तो हड्डियों से बने हुए बर्तन जो है वो मिले हैं मनियारी नदी के तट पर कुएं की खुदाई के दौरान। मध्य पूरा पाषाण काल के वो उपकरण माने गए हैं।
इसके बाद देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कुछ लोग आकर पहाड़ों के जो है गुफाओं में रहने लगे थे। कुछ लोग आकर तो वो पहाड़ों में रहते रहते क्या किए थे, शैल चित्रों का निर्माण करते थे। यानी पहाड़ों में जो उनकी दैनिक दिनचर्या है या कुछ जो है चित्रों का निर्माण पत्थरों से करते थे पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों की गुफाओं में, जिसको हम शैल चित्र कहते हैं। तो इसमें जो है उच्च पूरा पाषाण काल के हमको एक शैल चित्र हमारे यहाँ का मिला है, वो है सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में स्थित है। सिंघनपुर में जो है हमको उच्च पूरा पाषाण काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंघनपुर की गुफा को जो है वो चवर ढाल की पहाड़ियों में स्थित है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है जब हम रियासत वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो सिंघनपुर की गुफा चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। अभी पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ये जो है इसमें सिंघनपुर की गुफा में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है वो देखते हैं। इसमें हमको सिंघनपुर की जो रायगढ़ में गुफा उसमें मिले गहरे कत्थे रंग से आखिर दृश्य, यानी शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया है, जो गहरे कत्थे रंग का है। इसके अलावा सीढ़ी युक्त मानव के दृश्य, यानी मानव जो है हाथों में सीढ़ी पकड़े हुए वो दृश्य। इसके अलावा मानव लाठियों को पकड़े हुए, यानी जो मानव शिकार करने जा रहे हैं तो अपने हाथ में लाठी पकड़े हुए और लाठी से शिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दृश्य भी दिखाया गया इसमें, यानी मानव अपने हाथ में लाठियां पकड़े हुए हैं। और इसके अलावा मत्स्य कन्या, जिसे मरमेड कहा जाता है, मत्स्य कन्या का भी दृश्य जो है वो सिंघनपुर की गुफा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से पशु पक्षी ये सब के भी चित्र, हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। तो मत्स्य कन्या जिसे मरमेड कहा जाता है उसके भी चित्र इसमें स्थित है। तो सिंघनपुर की जो गुफा की खोज की थी 1910 में एंडरसन ने। तो एंडरसन के द्वारा 1910 में सिंघनपुर की गुफा की खोज की गई थी शैल चित्रों की, जब वो खोज में आए थे। इसके बाद जो सिंघनपुर का जो चित्र है, जो शैल चित्र है, वो प्रकाशित भी हुआ है। तो 1918 में इंडिया पेंटिंग्स नाम की जो पत्रिका निकलती थी उसमें सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो शैल चित्र के संबंध में और सर्वेक्षण किए गए हैं उसमें प्रमुख नाम है 1923 में सर्वेक्षण का कार्य किए थे अमरनाथ दत्त। इसके बाद जो है डॉक्टर एन घोष और डी.एच. गार्डन के द्वारा भी जो है शैल चित्रों की खोज में छत्तीसगढ़ में काम किया गया है। और लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा, श्याम कुमार पांडे के द्वारा, इनके द्वारा भी शैल चित्रों की खोज का काम किया गया है। क्लियर है? तो सिंघनपुर की गुफा की खोज एंडरसन ने की थी 1918 में, उसके चित्र इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा उच्च पूरा पाषाण काल खत्म होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं मध्य पाषाण युग। अब मध्य पाषाण युग में क्या हुआ कि जो अभी तक देखिए कुछ लोग आकर यहाँ पर गुफाओं में रहने लगे थे, शैल चित्रों का निर्माण कर रहे थे। अब मानव क्या किए कि इन गुफाओं में समूहों में आकर रहने लगे और समूहों में आकर वहां पर बस गए और एक आसपास के क्षेत्रों में कृषि का भी थोड़ा बहुत कार्य प्रारंभ करने लगे थे। ठीक है, उसके भी इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन उसके लिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य पाषाण युग की जो गुफाएं हमारे यहाँ या शैल चित्र हमको जो प्राप्त हुए हैं उसमें है कबरा पहाड़। तो मध्य पाषाण युग का सबसे ज्यादा शैल चित्र जो हमको मिला है वो कबरा पहाड़ में मिला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है, जिसमें मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक शैल चित्र हमको यहीं पर मिले हैं। ठीक है, इन शैल चित्रों में किसके किसके चित्र है वो देख लेते हैं। जंगली भैंसे का चित्र बना हुआ है, कछुए का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा ज्यामिति अलंकरण बना हुआ है, यानी ज्यामिति जो हम पढ़ते हैं जैसे कि मैथ्स में, वही ज्यामिति जो है उस तरीके के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं मध्य पाषाण युग के कबरा पहाड़ में। इसके अलावा बसनाझर भी रायगढ़ में है और इसमें किसके किसके चित्र बने हुए हैं? हाथी के, गेंडे के, आखिर दृश्य यानी शिकार करते हुए का दृश्य, नृत्य दृश्य यानी नाचते हुए का दृश्य और ज्यामिति अलंकरण, ये बने हुए भस्नाजार रायगढ़ में और ये थे कबरा पहाड़ रायगढ़ में। तो ये है मध्य पाषाण युग के हमारे यहाँ के शैल चित्र। ठीक है, तो यह शैलाश्रय। तो कबरा पहाड़ और भस्नाझर मध्य पाषाण युग। सिंघनपुर किसका है? सिंघनपुर है उच्च पूरा पाषाण युग का, या आप बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल का। अब हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में जो है मानव अब शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करने लगा? धनुष बाण का, भालों का। धनुष बाण और भालों का प्रयोग करने लगा उत्तर पाषाण युग में मानव। अब मानव जो है यहाँ पर मुख्य रूप से शैलाश्रय में रहने लगे।
तो यहाँ पर जो है अगर मानव समूह बनाकर शैलाश्रयों में रहने लगे थे, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी जो है मानव शैलाश्रयों में रहने लगे। तो इस समय के जो उत्तर पाषाण काल के जो प्रमुख शैलाश्रय जो हमारे यहाँ मिले हैं वो है उंगना जो कि रायगढ़ में स्थित है, जहां पर बैलों की आकृति बनाई गई है, यानी बैल का प्रयोग किया जा रहा है कृषि कार्य करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर पाषाण काल में बैलों की आकृति यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से वो कृषि कार्य कर रहे हैं, वैसे वाली आकृति है। ठीक है, कर्मागढ़ रायगढ़, ठीक है, उंगना भी रायगढ़ में है, कर्मागढ़ भी रायगढ़ में है। इसके अलावा धनपुर जो जगह मिली है उत्तर पाषाण काल के, यहाँ पे कुछ उपकरण मिले हैं। धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पड़ता है वर्तमान में, और महानदी घाटी में रायगढ़ में जो है महानदी घाटी मुख्य रूप से रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, वहां पर भी हमको उत्तर पाषाण काल के कुछ उपकरण मिले हैं। तो ये है उत्तर पाषाण काल, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट है शैल चित्र उंगना रायगढ़, कर्मागढ़ रायगढ़, धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे उपकरण मिले नवपाषाण काल के, और महानदी घाटी रायगढ़ में भी जो है पूरा यहाँ पे उत्तर पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल जो है उसमें देखते हैं नवपाषाण काल के हमको कहां कहां कुछ चीजें मिली है। तो वो है उसके नाम, उसमें प्रमुख है अर्जुनी दुर्ग में स्थित है, लीलर धमतरी में स्थित है, घाट लोहंगा बस्तर में स्थित है, चिल्फी घाटी कवर्धा में स्थित है, टेरम रायगढ़ में स्थित है, और चितवा डोंगरी राजनांदगांव में स्थित है। तो ये इतनी जगहों में हमको नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं, किसी में शैल चित्र मिले, जैसे चितवा डोंगरी शैल चित्र है नवपाषाण काल का। तो इसमें प्रमुख स्थान है अर्जुनी दुर्ग, लीलर धमतरी, घाट लोहंगा बस्तर, चिल्फी घाटी कवर्धा, टेरम रायगढ़ और चितवा डोंगरी राजनांदगांव। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कौन कौन से उपकरण हमको घिसी हुई चिकनी कुल्हाड़ी और रिंग स्टोन, यानी कृषि के काम के लिए जो रिंग स्टोन रहता था, जिसको गदा का ऊपर हिस्सा बोला जाता था, तो वो रिंग स्टोन और घिसी हुई चिकनी कुल्हाड़ी हमको मिली है लीलर, टेरम और कबरा पहाड़ में। ठीक है, कबरा पहाड़ जो है वही रायगढ़ वाला जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो कबरा पहाड़ में भी हमको ये मिला है, उसके आसपास के क्षेत्र में घिसी हुई चिकनी कुल्हाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर और रिंग स्टोन कृषि काम के लिए जो प्रयोग होता है लीलर, टेरम और कबरा पहाड़ में मिला है। और अगर हम बात करें चितवा डोंगरी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में, चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव में स्थित है। यहाँ पर शैल चित्र में हमको क्या क्या शैल चित्र मिला है वो देख लेते हैं। लाल गेरुआ रंग का जो चित्र है वो हमको मिला है। खच्चर के ऊपर बैठे चीनी व्यक्ति का चित्र, यानी खच्चर जो गधा टाइप का होता है, घोड़े टाइप का हल्का हल्का दिखता है, खच्चर के ऊपर जो है कोई चीनी व्यक्ति बैठा हुआ ऐसा चित्र, और ड्रैगन का चित्र इंपॉर्टेंट है, ड्रैगन वाला आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ड्रैगन का चित्र, खच्चर के ऊपर बैठे हुए चीनी व्यक्ति का चित्र, ये सब हमको चितवा डोंगरी राजनांदगांव में जो शैलाश्रय है वहां पर मिला है। अब हम देखते हैं महापाषाण सभागार। महापाषाण सभागार का कहने का मतलब ये है कि इस समय जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उनको जो है जमीन में गाड़ा जाता था। ठीक है, और उनके स्मृति के ऊपर वहां पर जो है कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, जिसे हम मृतक स्तंभ बोलते हैं। उस समय मृतक स्तंभ जो थे वो पत्थरों के बनते थे, तो यही कहलाया है महापाषाण सभागार। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो महापाषाण सभागार थे, तो उसमें जो है उस समय के जो व्यक्ति थे वो मानव को जब वहां पर गाड़ते थे जिनकी मृत्यु होती थी, तो उन मानवों के साथ जो है कुछ कुछ बर्तन डालते थे, कुछ उपकरण डालते थे, कुछ धनुष डालते थे, यानी उनकी बॉडी के ऊपर जो है मिट्टी के बने हुए बर्तन डाले जाते थे, किसी में धनुष डाला जाता था। तो ये इसलिए डाला जाता था, उनकी मान्यता थी कि जब वो इस लोक से कहीं और लोक में जाएंगे तो ये उपकरण वहां पर उनके साथ काम आएंगे, तो ये उपकरण उनके साथ चले जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो इसलिए वो क्या करते थे कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती थी तो उसके साथ जो है वहां पर बॉडी के ऊपर कुछ मिट्टी के बर्तन डालते थे, जिसे मृत भांड कहा जाता था। तो मृत भांड क्या है? मृत भांड है कि वो मिट्टी के बर्तन थे, तो वो डाला जाता था व्यक्तियों के ऊपर, और साथ ही साथ कुछ धनुष डाला जाता था, कुछ कृषि से संबंधित उपकरण डाले जाते थे। तो ये इसलिए डाला जाता था कि अगले लोक में ये उपकरण उनको वहां पर काम आएगा। तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि हमको
ऐसे मृत भांड कहां प्राप्त हुए हैं, यानी जो मिट्टी के बर्तन है वो हमको कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं मल्हार से। यानी छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल की जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मल्हार, जिसकी खोज की थी श्याम कुमार पांडे ने। जब श्याम कुमार पांडे ने यहाँ पे खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था तो यहाँ पर उनको जो है एक मुख्य रूप से महापाषाण काल का शवागार मिला था, जिसके ऊपर जो है पत्थर से मृतक स्तंभ बना हुआ था। जब उसकी खुदाई की गई तो उस खुदाई में हमको मृत भांड मिले थे जो काले व लाल रंग के थे। काले व लाल रंग के मृत भांड यानी काले व लाल रंग के बने हुए मिट्टी के बर्तन। तो ये मिट्टी के बर्तन हमको मिले हैं मल्हार से, जो कि महापाषाण काल के हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, ठीक है। तो जो बीमा अधिकारी का पेपर है उसमें पूछा भी गया हुआ है, तो मल्हार में हमको जो है ये प्राप्त हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसकी, हाँ, ये वाले की खोज हुई थी 1975 से 78 के बीच। इसके अलावा हमको महापाषाण काल की जो फेमस जगह है बालोद की जगह, बालोद में जो है करका भाटा, करही भदर, चिरचारी, बरही, धनोरा, सोरर, ये सभी बालोद के क्षेत्र हैं जहां पर जो है महापाषाण शवागार हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी मृतकों का स्तंभ मिला है जो पत्थरों से बना हुआ है। इसकी खोज कौन की है महापाषाण शवागार की, वो देख लेते हैं। इसकी खोज की है मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, और बाद में क्योंकि जो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट दी थी इससे हमको इस काल का पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद अरुण कुमार शर्मा ने यहाँ पर खोज की, तो अरुण कुमार शर्मा के हिसाब से जो है ये 1000 ईस्वी के पूर्व के आसपास का समय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अरुण कुमार शर्मा ने भी खोज की थी। तो ये दो लोग जो है बालोद के क्षेत्र में खोज किए हैं। और गढ़ धनौरा जो है कोंडा गांव का, वो भी महापाषाण शवागार से संबंधित है। यानी महापाषाण काल से संबंधित अगर हम 3 क्षेत्र देखें तो बालोद का क्षेत्र, कोंडा गांव का क्षेत्र और मल्हार का क्षेत्र, तो ये है हमारा मुख्य रूप से महापाषाण शवागार वाला क्षेत्र। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इतने सारे शैलाश्रय पढ़ लिए हैं, तो हम बाकी शैलाश्रयों को भी देख लेते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। तो एक ही जगह हमारा शैलाश्रय वाला पार्ट कवर हो जाएगा और इन शैलाश्रयों से समय समय पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले शैलाश्रय का नाम है बसनाझर। बसनाझर कहाँ है, बसनाझर जो है वो है रायगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा खैरपुर शैलाश्रय, खैरपुर शैलाश्रय भी रायगढ़ में है। इसके अलावा है पझरा पानी, पझरा पानी जो है वो भी रायगढ़ में है। इसकी खोज की है श्याम कुमार पांडे ने, ठीक है। पझरा पानी शैलाश्रय की खोज की श्याम कुमार पांडे में। तो इन शैलाश्रयों में जो चित्र बने हुए हैं या जो आप बोल लीजिए पेंटिंग बनी हुई है उसमें मुख्य रूप से 4 तरीके के प्रतीक बने हुए थे। एक था त्रिभुज का, एक था वर्गाकार, एक था अंडाकार और एक था उगते सूरज का। तो यहाँ पर जो है 4 प्रकार के चित्र हमको प्रतीक मिले हैं पझरा पानी में, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, अंडाकार और उगते सूरज का। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मतलब जितने भी प्रतीक हैं ये तांत्रिक विद्या के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पझरा पानी का जो रायगढ़ का क्षेत्र था ये कहीं ना कहीं तांत्रिकों के द्वारा यूज किया गया वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं तांत्रिक रहते थे। तो आपसे पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो पझरा पानी का क्षेत्र जो है तांत्रिक से संबंधित, तांत्रिक यंत्र से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी खोज श्याम कुमार पांडे ने की है। इसके अलावा बोतलदा, ये भी रायगढ़ में है। शैल चित्र यहाँ पे भी मिले हैं। भंवरखोल, भंवरखोल भी रायगढ़ में है। इंपॉर्टेंट ये है कि भंवरखोल के जो शैलाश्रय है वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह हमको मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है हमको भंवरखोल जो हमारा शैलाश्रय वहां पर मिला है। इसके अलावा अमर गुफा रायगढ़ जिले में ही है। सूती घाट रायगढ़ जिले में ही है। सूती घाट में हमको किसान के हाथ में हल बना हुआ चित्र मिला है, यानी इस शैलाश्रय में जो चित्र मिला है उसमें किसान अपने हाथ में हल पकड़ा हुआ है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन सकता है सूती घाट। इसके अलावा गाताडी, ये भी रायगढ़ में है। सिरौली डोंगरी, ये भी रायगढ़ में है। और बैनीपाट, ये भी रायगढ़ में। तो रायगढ़ से हमको इतने सारे हमको शैलाश्रय मिले हैं, ठीक है। सिरौली डोंगरी, बैनीपाट, गाताडी, सूती घाट, अमर गुफा, भंवरखोल, बोतलदा सभी रायगढ़ के ही हैं। इसके बाद देखते हैं और हमको कहाँ का शैल चित्र मिला है। उड़कुड़ा, उड़कुड़ा में जो है, जो कि कांकेर में पड़ता है उड़कुड़ा, इसमें जो शैल चित्र मिले वहां पर हथेली और पैर के चित्र बने हुए हैं, यानी हाथ की हथेली और पैर के चित्र उड़कुड़ा में बने हुए हैं। गारागौड़ी, खैरखेड़ा, कुलगांव,
कान्हा गांव, मोती टोला, ये सभी कांकेर के क्षेत्र है जहां पर हमको शैलाश्रय मिले हैं। तो उड़कुड़ा, हथेली पैर का चित्र, गारा गौड़ी, खैरखेड़ा, कुलगांव। कुलगांव आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाल ही में 2 अक्टूबर को इस क्षेत्र को जो है बनाया जा रहा है क्या, गांधी ग्राम। ठीक है, तो कुलगांव का चयन किया गया गांधी ग्राम बनाने के लिए, जो कि कांकेर में है। कान्हा गांव और गोटी टोला, ठीक है, गोटी टोला ये सब कांकेर में। अगला देखते हैं घोड़सार और कोह बउर। घोड़सार और कोह बउर जो कि कोरिया जिले में पड़ते हैं, ये भी शैलाश्रय हैं, घोड़सार और कोह बउर। इसके अलावा जो शैलाश्रय हमको मिले हैं सीता लेखनी और ओड़गी। सीता लेखनी और ओड़गी सूरजपुर जिले में पड़ते हैं। सीता लेखनी पेपर में पूछा जा चुका है, सीता लेखनी कहाँ है, तो जो कि रामायण काल से भी संबंधित क्षेत्र है। तो सीता लेखनी और ओड़गी सूरजपुर में। इसके अलावा केस काल का क्षेत्र जो कि कोंडागांव, तो केस काल कोंडागांव, यहां भी शैलाश्रय मिले। तो ये है हमारे अन्य शैल चित्र जहां पे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने महापाषाण काल और पूरा हमने जो है पाषाण युग को पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखेंगे लौह युग वाला, फिर रामायण युग, महाभारत युग वाला पार्ट को हम कवर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।